नमस्कार, आप देख रहे हैं 6 की बात। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाईत और चलिए बात कर लेते हैं दुर्ग से अहम खबर की। तो दुर्ग में ईडी की बड़ी कार्रवाई। ईडी ने शशांक चोपड़ा की 40 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। रीएजेंट खरीद घोटाले के संबंध में ये कार्रवाई की गई थी। अब ईडी ने 20 स्थानों पर तलाशी अभियान भी चलाया था। अब चिकित्सा उपकरण के खरीद से जुड़ा ये पूरा मामला है। 2002 के प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया था मामला। तो सीजीएमएससी से जुड़ा ये पूरा मामला है। चिकित्सा के जो उपकरण खरीदे जाते हैं उससे जुड़ी ये कार्रवाई है। दुर्ग में ईडी की बड़ी कार्रवाई। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ईडी ने शशांक चोपड़ा की 40 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया है। री एजेंट खरीद घोटाले पर ये कार्रवाई हुई है। ईडी ने 20 स्थानों पर छापेमारी की थी और उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। 2002 के प्रावधानों के तहत ये मामला दर्ज किया गया था। आनंद नारायण ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। आनंद, लगातार अब इस खबर को देख रहे हैं और इस खबर पर अपडेट मिल रहे हैं। ईडी ने कार्रवाई की, 20 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई हुई। चिकित्सा उपकरण के खरीद से जुड़ा यानी कि सीजीएमएससी से जुड़ा ये पूरा मामला है। अब इस पर क्या कुछ आगे कार्रवाई की गई है? शशांक चोपड़ा पर शिकंजा कसा गया है। ईडी ने आज विज्ञप्ति जारी कर दी, जिस प्रकार से हम लोग तीसरी बार छापे की खबर बता रहे थे कि अब ईडी इसमें आगे बढ़ेगी, तो हमारा जो अंदेशा था बिल्कुल सही उतरा। और परसों जो कार्रवाई हुई थी इसका विज्ञप्ति आज जारी हुआ है और लगभग 40 करोड़ से अधिक की संपत्ति उसकी अटैच की गई है। और साथ में अभी और कहा गया कि भी कार्रवाई जारी है। प्रेस नोट्स में ये कहा गया है कि अभी जैसे जैसे मामला बढ़ेगा, स्वास्थ्य महकमे से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, पूर्व सरकार से भी जुड़े हुए लोग रहे हैं, अफसर भी जुड़े हैं और नेता भी जुड़े हैं। बिल्कुल। तो एक चीज आनंद मैं आपसे कंफर्म करना चाहूंगी, ये मोक्षित कॉर्पोरेशन पर जो पिछले दिनों ईडी ने कार्रवाई की थी उसी को लेकर क्या ये प्रेस विज्ञप्ति जारी कर डिटेल बताई गई है? बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने सही कहा कि जो पिछले दिनों जो कार्रवाई चल रही थी परसों 6 माह के अंदर तीसरी कार्रवाई थी, उसी का प्रेस विज्ञप्ति जारी हुआ है। चूंकि उस दिन ईडी के पास पूरे आंकड़े नहीं थे और तथ्य जुटाए जा रहे थे पेन ड्राइव से, हार्ड डिस्क से, बाकी दस्तावेज से। आज का प्रेस नोट जारी करके पूरा बता दिया गया कि इतना हम जब्त कर रहे हैं और इसमें आगे अभी और क्या करने वाले हैं, हम किस एंगल से कार्रवाई आगे करेंगे। ठीक है, चलिए नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। चलिए बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। बीजापुर से बड़ी खबर है। आईडी की चपेट में आने से एक और ग्रामीण घायल। जवानों को नुकसान पहुंचाने नक्सलियों ने आईडी लगाए थे। उसूर थाना क्षेत्र के गुंजा परती का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। उसूर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। आईडी की चपेट में आने से एक और ग्रामीण घायल। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने आईडी लगाए थे। तो उसूर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर हम आपको बता दें, नक्सली एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। अब जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी प्लांट किया गया था। इसकी चपेट में एक ग्रामीण आ गया और वो घायल हो गया है। तो जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने आईडी लगाए थे, जिसकी चपेट में एक ग्रामीण आ गया और घायल है, अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बीजापुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उसूर थाना क्षेत्र में एक ग्रामीण आईडी की चपेट में आ गया, जिससे वो घायल है, अस्पताल में इसे भर्ती करवाया गया है। बड़ी खबर बुरहानपुर से है। जनसुनवाई में आत्महत्या का प्रयास। दिव्यांग ने खुद पर पेट्रोल छिड़का है। फर्जी नियुक्ति का मुद्दा उठाया गया। सामाजिक न्याय विभाग में फर्जी नियुक्ति का यह मुद्दा उठा है। एडीएम ने जांच के निर्देश दिए हैं। बुरहानपुर जिला पंचायत का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। जनसुनवाई के दौरान यहां पर एक दिव्यांग ने आत्महत्या की कोशिश की। बुरहानपुर का ये पूरा मामला, बुरहानपुर जिला पंचायत की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। जनसुनवाई में आत्महत्या का प्रयास किया इस दिव्यांग ने। खुद पर पेट्रोल छिड़क लिया और आत्महत्या की कोशिश इस युवक ने की। फर्जी नियुक्ति का ये मुद्दा उठाने पहुंचा था। मेरा वही सोचना हो रहा मैडम कि दिव्यांग जो ऑफिस है वहाँ पे फर्जी लोग को नियुक्ति किया गया है। आपका शोषण उसमें क्या हो रहा है? बोला मैडम इन्होंने पैसा लेके काम किया है, इसीलिए मैं को मजबूरी में एक ही सवाल है भाई साहब कि आपको क्या तकलीफ है, आपका शोषण क्या हो रहा है? मेरा शोषण यही हो रहा है मैडम कि दिव्यांग को मान्यता पहले दूंगा बोला था और इससे पहले जो प्रशासनिक अधिकारी के एक दिव्यांग था उनको नहीं दिया गया। आपको कोई तकलीफ दे रहा है कोई? आपका शोषण कर रहा है कोई? आपको कोई आपका हक का काम नहीं दे रहा है? मेरा दिव्यांग को ही उन्होंने हटाया गया मैडम। आप पहले अपनी बात तो करिए। अपन दूसरों के सुख से दुखी है कि अपने दुख से दुखी है?
ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। संवाददाता अशोक सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, कब का ये पूरा मामला है? जनसुनवाई चल रही है और अलग अलग तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। कहीं पर कोई अपने गृह गृहस्थी का सामान लेकर पहुंच रहा है। हालांकि ये तो अपने आप में बड़ा मामला है कि एक दिव्यांग पहुंचा और उसने आत्महत्या का यहाँ पर कोशिश करता हुआ ये नजर आया। देखिए, मैं बता दूं कि जनसुनवाई में अक्सर लोग अपने न्याय की गुहार लगा के कई लोग आवेदन लेके और भीड़ भी लगती है। अलग अलग तरीके की जो घटना है देखने को मिलती है। लेकिन आज एक नया मोड़ आया जब एक नेत्रहीन सामाजिक न्याय विभाग के खिलाफ गंभीर आरोप लगाकर वहां अपनी न्याय की गुहार लगाने पहुंचा था और उसने अचानक अधिकारियों के सामने अपने जेब से एक बोतल निकाली है और पेट्रोल अपने ऊपर छिड़क लिया। वो तो गनीमत रही कि वहाँ कर्मचारी थे और उसका एक साथी था, उसने उसको आग लगाने से बचा लिया। लेकिन बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। हालांकि ये जो घटना हुई है इसके पीछे एक सामाजिक न्याय का जो मामला सामने आया है वो काफी गंभीर मामला है। इसने तो ये तो यहाँ तक आरोप लगाया है कि आप जो नियुक्तियां हुई है, भर्ती हुई है, इसकी जांच होना चाहिए। और कई दिनों से या कई माहों से वो इस मामले के लिए न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिल रहा है। जी, तो अब क्या कुछ कहा गया है इस पूरे मामले पर? नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। उमरिया में सड़क को लेकर ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। ग्रामीणों ने सड़क पर धान की रोपाई कर दी। तो आजकल प्रदर्शन के अलग अलग तरीके देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर ग्रामीण जो है सड़क पर ही धान की रोपाई करते हुए नजर आए। पानी भरा हुआ है सड़क पर, बारिश का मौसम है, आने जाने में लोगों को दिक्कत हो रही है। बदहाली से ग्रामीण परेशान है। बड़खेरा गांव के समहा टोला का ये पूरा मामला है। उमरिया से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ग्रामीणों ने सड़क पर धान की रोपाई की है। प्रदर्शन का एक तरीका, क्योंकि यहाँ पर सड़क नहीं है, बारिश का मौसम है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है। तो जो ग्रामीण है ये बताना चाह रहे थे कि जहां पर सड़क होनी चाहिए आने जाने के लिए, वो बिल्कुल तालाब और खेत जैसा लग रहा है। तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी परेशानी लोगों को आने जाने में होती होगी। बड़खेरा गांव के समहा टोला का ये पूरा मामला है। सड़क को लेकर ग्रामीणों का ये विरोध। अब बात उत्तराखंड की, जहां पर धराली में बादल फटने से खीर गंगा गांव पूरी तरह से बह गया। घटना दोपहर 1:45 की है। आज बाढ़ और मलबे की चपेट में कई घर आ गए हैं। उत्तरकाशी के डीएम प्रशांत आर्या ने बताया कि अब तक 4 लोगों की मौत की खबर मिली है। 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। कई लोगों के दबे होने की खबर है। धरावी गांव देहरादून से 218 किलोमीटर दूर है। घटना के कई वीडियो और फोटोज सामने आए हैं। रेस्क्यू टीम, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ आर्मी भी मौके पर पहुंच गई है। पानी का सैलाब गांव की तरफ आते ही लोगों में चीख पुकार मच गई। कई होटलों में पानी और मलबा घुस गया है। धराली बाजार पूरी तरह से तबाह हो गया है। कई होटल, दुकानें ध्वस्त हो गई हैं। यहां पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। इस घटना को लेकर सीएम धामी ने कहा कि हम हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में आज भारी भीड़ के चलते धक्का मुक्की में 2 लोगों की जान चली गई। 8 से 10 श्रद्धालु चक्कर और घबराहट की शिकायत के बाद अस्पताल पहुंचे हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। दरअसल प्रदीप मिश्रा बुधवार को कुबेरेश्वर धाम से चितावलिया हेमा गांव तक कांवड़ यात्रा निकालने वाले हैं। इसमें शामिल होने के लिए एक दिन पहले ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भंडारे, ठहराव और दर्शन के लिए जगह कम पड़ने लगी। भीड़ बेकाबू हो गई। कई स्थानों पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। 3 लोग नीचे गिर गए। इनमें से 2 की मौत हो गई दबने से। इस पूरे हादसे के बाद प्रशासन की तैयारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सावन का माह चल रहा है। लगभग 1 महीना हो गया है सावन के माह को। यहाँ पर श्रद्धालु काफी संख्या में कुबेरेश्वर धाम को कांवड़ यात्रा को लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर सीवन नदी के तट पे से जल भरकर कुबेरेश्वर धाम जाते हैं। लगभग 1 माह से ये सिलसिला जारी है। ठीक 6 अगस्त को कुबेरेश्वर धाम पर महाकांवड़ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा। यहाँ पर इसी के दौरान एक दिन पहले यहाँ पर रुद्राक्ष वितरण को लेकर यहाँ पर श्रद्धालु कतार व्रत खड़े थे। यहाँ पर रुद्राक्ष वितरण किया जा रहा था। उसी दौरान भगदड़ हुई। भगदड़ में 10 लोग घायल हुए। ऐसा बताया जाता है कि जो 2 महिला की मौत हुई है। महिला की मौत होने का कारण घबराहट है। 8 श्रद्धालुओं का इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है और प्रशासन ने
रुद्राक्ष वितरण को तुरंत बंद करवाया ताकि इस अव्यवस्थाएं न फैले। कैमरामैन आर्यन दीवान के साथ शैलेंद्र विश्वकर्मा, INA न्यूज सीहोर। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का मंगलवार को लंबी बीमारी के बाद दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में निधन हो गया। उन्होंने दोपहर करीब 1 बजे अंतिम सांस ली। सत्यपाल मलिक लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। 11 मई को हालात ज्यादा बिगड़े और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जम्मू कश्मीर, बिहार, गोवा और मेघालय के राज्यपाल रहे। 2018 में ओडिशा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभाला। सत्यपाल 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2010 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान ही आज ही के दिन 5 अगस्त 2010 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया था। तो पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन, बेहद दुखद ये खबर सामने आई। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था। राजनीतिक सफर बता देते हैं। 1974 में बागपत से उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य बने। 1980 में राज्यसभा सदस्य बने उत्तर प्रदेश प्रतिनिधि के तौर पर। 1980 की हम बात कर रहे हैं। 1984 में कांग्रेस में शामिल हो गए और कई महत्वपूर्ण कार्य अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने किया है। तो 1986 में दोबारा राज्यसभा सदस्य बने। राजनीतिक सफर हम आपको बता रहे हैं। और 1987 बोफोर्स विवाद के बाद इस्तीफा और जनता दल में उन्होंने वापसी कर ली। तो ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का राजनीतिक सफर। हालांकि हमारे बीच अब नहीं रहे। जनता दल से लोकसभा सांसद बने थे 1991 के आसपास। 1990 में केंद्रीय संसदीय कार्य और पर्यटन राज्य मंत्री इन्हें बनाया गया। एकजुटता की बात करने वाली कांग्रेस खुद ही आपसी विरोधों में उलझकर आए दिन अपनी किरकिरी करवाती नजर आती है। ताजा मामला इंदौर का है, जहां हेलमेट अनिवार्यता को लेकर पार्टी के भीतर मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस के स्थानीय नेता इसे आम जनता पर थोपे गए दबाव का नाम देकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश महासचिव राकेश सिंह यादव ने हाईकोर्ट के फैसले का समर्थन करते हुए इसे जनहित में उठाया गया सराहनीय कदम बताया है। इस टकराव ने एक बार फिर से कांग्रेस की अंदरूनी एकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट आपको बताऊं कि जिस तरीके से बीजेपी के नगर अध्यक्ष ने हेलमेट का विरोध करा है वो नियमों के विपरीत है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हेलमेट लागू होना चाहिए आम जन की सुरक्षा के लिए। अनेक मौतें हेलमेट नहीं होने की वजह से हो चुकी है। हमारे एक पत्रकार साथी महेंद्र बापना भी इसी का शिकार हुए थे। उसके पहले एक चंदू व्यास जो विधायक थे वो भी बिना हेलमेट के शिकार हुए थे। अनेक रेपिडो अभी जो चल रही हैं वो बिना हेलमेट के यात्रियों को बिठा के ले जाते हैं। 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश भर में मोर तिरंगा मोर अभियान नाम से भव्य तिरंगा अभियान चलाने की घोषणा की है। अब इसे लेकर रायपुर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अहम बैठक आयोजित की गई। भाजपा इस अभियान को ऑपरेशन सिंदूर से प्रेरित बताते हुए प्रदेश के 60 लाख घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में हर घर तिरंगा योजना कार्यक्रम का आयोजन करने वाली है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार भी इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में जुटी हुई है। भाजपा का यह अभियान न सिर्फ संगठन की शक्ति प्रदर्शन का माध्यम बनेगा, बल्कि प्रदेश में राष्ट्र भक्ति का वातावरण तैयार करने में अहम भूमिका निभाएगा। तिरंगा अभियान के संयोजक नीलू शर्मा ने बताया कि इस बार खास पहल के तहत बच्चों के हाथों तिरंगा फहराया जाएगा, जिससे उनमें बचपन से ही देशभक्ति की भावना मजबूत हो सके। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष लगभग 24 लाख घरों में तिरंगा फहराया गया था, जबकि इस बार प्रदेश में भाजपा सदस्यता 60 लाख के पार हो चुकी है। हर घर तिरंगा का जो कार्यक्रम है वो 24 लाख घरों पर जो है वो तिरंगा या जो है वो फहराया गया था। इस बार हमारा जो लक्ष्य है, हमारे सदस्यता अभियान में 60 लाख से हमने अधिक सदस्य बनाए हैं। भाजन विभीषिका दिवस के रूप में जो है वो पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा। सभी जिला मुख्यालयों में मौन जुलूस जो है उस कार्यक्रम के माध्यम से जो है वो किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ भाजपा ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर खास रणनीति बनाई है। मोर तिरंगा मोर अभिमान अभियान की रूपरेखा तय करने मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में बड़ी बैठक हुई, जिसमें अभियान की रणनीति और तैयारियों पर चर्चा की गई। वहीं भाजपा ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। पार्टी कार्यकर्ताओं को इसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। स्वप्निल गौरखेड़े, INS 24/7 रायपुर। जिन हाथों में कॉपी किताब और पेंसिल होनी चाहिए, उन नाजुक हाथों में झाड़ू पोछा है। देश के भविष्य के हाथों में झाड़ू पोछा थमाकर पूरे स्कूल की सफाई करवाई जा रही है। ये पूरा मामला रीवा जिले के शासकीय प्राथमिक पाठशाला बरगवा का है, जिसका वीडियो सामने आया है, जिसमें स्कूली बच्चों से स्कूल की साफ सफाई करवाई जा रही है और स्कूल के शिक्षक नदारद हैं। ऐसी व्यवस्था है तो छात्रों का भविष्य क्या होगा, अंदाजा लगा लीजिए। वीडियो वायरल होने के बाद अब जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले में जांच की बात कही है। तो मध्य प्रदेश के किसी स्कूल की बिल्डिंग जर्जर है, कहीं बच्चे पोछा लगा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, बैठने को छत नहीं है। तो ये हाल है मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों का। हाँ, ये संज्ञान में आया है, अभी चुआ हाई स्कूल का है और मैं BRC वहाँ के जो हैं उनको निर्देशित कर दिया हूँ, वो जांच करके अपना प्रतिवेदन देंगे। मैं उसके लिए भी समय से पहुँचे इसके लिए निर्देशित करूँगा, अगर है ऐसा मेरे संज्ञान में आएगा तो रायपुर के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील गोनियाल ने 48 साल की महिला की जान बचाई है, जो हार्ट अटैक के बाद अचानक कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो गई थी। महिला को अचानक 1 घंटे से सीने में दर्द की शिकायत के साथ आपातकालीन विभाग में लाया गया था। हालांकि इलाज शुरू होने से पहले ही उन्हें कार्डियक अरेस्ट हो गया। अस्पताल में डॉक्टर सुनील गोनियाल एवं उनकी टीम ने तुरंत कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन CPR शुरू किया, लेकिन ये तकनीक काम नहीं आई। ऐसे में डॉक्टर सुनील गोनियाल ने महिला को कैथ लैब में ले जाकर आपातकालीन एंजियोप्लास्टी करने का निर्णय किया, जिससे उनकी जान बच गई है। ये केस था हार्ट अटैक का। इसमें जो चैलेंज ये था कि हार्ट अटैक होने के बाद जो कार्डियक अरेस्ट हुआ, जिससे हार्ट रुक गया था, तो उसमें CPR जो हम लोग बोलते हैं कि उसको रिससिटेट करने की कोशिश करते हैं। इवन आधा घंटा कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करने के बाद भी हार्ट वापस नहीं आ रहा था, सर्कुलेशन मेंटेन नहीं हो पा रहा था। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि अब आगे एक डेफिनेट ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम लोग एंजियोप्लास्टी करते हैं। मैं जब आई थी तो मुझे मैं एकदम अच्छे उसमें कंडीशन में आई थी। मुझे बस थोड़ा सा चक्कर और घबराहट लग रहा था, पसीना आ रहा था, तो मैं होश में ही आई थी, अपने चल के आई थी हॉस्पिटल यहाँ MMI। और मैं जैसे यहाँ हॉस्पिटल में आई तो सर लोगों ने मुझे फर्स्ट जो भी एनालिसिस किया और देखा, फिर मुझे जो ट्रीटमेंट दिया उसके मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। चलिए, इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।